जो R से P में कन्वर्ट हो रही है। ठीक, तो कोई रिएक्टेंट हमारे पास जो R से P में जा रहा है तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो हमारे पास ये हमने बोला कि ये रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट दिया गया है, तो एक रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है। ठीक, या फिर मान लो रिएक्टेंट को मान लो हमारे पास ये A B प्लस C और D है। ठीक, एक रिएक्टेंट हमारे पास AB है एक CD है, ये रिएक्शन करके हमारे पास कुछ नया प्रोडक्ट हमारे पास बना रहा होगा, ABCD कुछ भी हमारे पास बना रहा होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट हमारे पास है AB प्लस CD, ये रिएक्शन करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो रिएक्शन कब होगी हमारे पास A और B और C और D रिएक्शन होने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या जरूरी है। फॉर रिएक्शन अकर्स, ठीक, रिएक्शन होने के लिए हमारे पास क्या जरूरी है, क्या क्या होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले तो जरूरी यही है कि A और B जो AB है और CD है इन दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगा तभी तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट बनेगा। अगर इनका इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, ये दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं है तो प्रोडक्ट हमारे पास कैसे बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है इंटरेक्शन बिटवीन रिएक्टेंट स्पीशीज, इंटरेक्शन बिटवीन रिएक्टेंट स्पीशीज, यानी दो रिएक्टेंट दी गई है हमारे पास, इनके बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है। जब इंटरेक्शन होगा तभी हमारे पास क्या होगा, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज हमारे पास बनेगा ही नहीं। अब अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो इंटरेक्शन होने का मतलब क्या हमारे पास, ये दोनों एक दूसरे को देखते थोड़ी रहेंगे। इंटरेक्शन होने का मतलब है इनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कब बनता है, जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। अगर इन दोनों में कोई कोलिजन होगा ही नहीं तो इन दोनों का कोई इंटरेक्शन होगा नहीं, और इंटरेक्शन नहीं होगा तो कोई प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा ही नहीं। प्रोडक्ट बनने के लिए जरूरी है कि इनके बीच में क्या हो, पहले तो इंटरेक्शन हो, और इंटरेक्शन होने के साथ साथ में क्या होना चाहिए, यहाँ पर कोलिजन भी होना चाहिए, कोलिजन मस्ट। ठीक, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए। तो कोलिजन जब होगा तो कोलिजन होने से जरूरी नहीं है हमारे पास कि प्रोडक्ट बन ही जाए। मान लो दो चीजें आपस में हमारे पास टकरा रही है तो क्या जरूरी है हमारे पास कोई एक नया चीज बना ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। तो AB और CD आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो जरूरी है कि A और B का जो बॉन्ड है और C और D का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो, और A और C या A और D या B C या D मतलब कुल मिलाकर के AB का किसी C और D के साथ में इंटरेक्शन होगा, नया बॉन्ड, तभी हमारे पास बनेगा, तभी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होंगे, तभी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब है कि इंटरेक्शन हो, इंटरेक्शन साथ में कोलिजन हो, लेकिन कोलिजन हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में ऐसा हमारे पास कोलिजन हो कि बॉन्ड ब्रेक हो, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग होनी चाहिए। बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बॉन्ड ब्रेकिंग भी होनी चाहिए, बॉन्ड ब्रेकिंग भी होनी चाहिए। बॉन्ड ब्रेक होगा तभी हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा हमारे पास। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला तो इंटरेक्शन होना जरूरी है, दूसरा हमारे पास कोलिजन होना जरूरी है। और कोलिजन हो तो कोलिजन होने के बाद बॉन्ड भी ब्रेक हो, पता लगा यार धीरे से ऐसे दूसरे को टच करके चले गए, कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुआ। तो जब बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुआ तो नया प्रोडक्ट कैसे बनेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा नहीं हमारे पास। तो कोलिजन तो हो लेकिन हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन हो, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग हो, बॉन्ड ब्रेक होगा तभी हमारे पास क्या होगा, न्यू बॉन्ड बनेगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म, तभी हमारे पास क्या होगा, नया बॉन्ड बनेगा। यानी केमिकल रिएक्शन होने के लिए जरूरी है कि हमारे पास नया बॉन्ड बने, पुराना बॉन्ड ब्रेक हो, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है तभी हमारे पास नया बॉन्ड बनेगा। तो ये चीज हमारे पास जरूरी है कि इंटरेक्शन होना चाहिए, फिर कोलिजन होना चाहिए, और कोलिजन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, यानी पुराना बॉन्ड जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक होना चाहिए, और नया बॉन्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। नया बॉन्ड बनेगा तभी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन हुई है केमिकल रिएक्शन की। तो अब कोलिजन क्यों हो रहा है, तो कोलिजन कब होगा, जैसे अगर मान लो हमारे पास एक कमरे में 10 लोग हैं, ठीक, अब अचानक से वहां पर कुछ ऐसा होता है सबको निकल के भागना पड़े और एक ही दरवाजा हो हमारे पास, तो वहां पर जो हो सकता है अगर कमरा बड़ा होगा तो आसानी से लोग निकल जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर उसी कमरे में क्या हो 50 लोग हो जाए या 100 लोग हो जाए तो क्या होगा, क्या वहां से निकल पानी
कोलिजन होने के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो ज्यादा हो, ठीक। यानी नंबर ऑफ कोलिजन तभी होगा हमारे पास जब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, यानी अमाउंट जितना ज्यादा होगा, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास जो पार्टिकल है वो क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए हमारे पास ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास पर यूनिट क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मोर, ठीक। जितने ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे एक यूनिट वॉल्यूम में, उतना ज्यादा हमारे पास कोलिजन होगा। भाई छोटी सी जगह में जितना ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा एक दूसरे से टकराने की संभावना ज्यादा होगी, और टकराने से मतलब कि मॉलिक्यूल हमारे पास जो टकराएंगे, और जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ही अच्छा इफेक्टिव कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तभी हमारे पास नया बॉन्ड बनेगा, यानी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगी। इसका मतलब पार्टिकल के कोलिजन के लिए पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास क्या है, जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं इसी को क्या बोला जाता है, इसी को तो हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, इसी को तो कंसंट्रेशन बोला जाता है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ से हमें एक कंफ्यूजन, ये सब याद नहीं करना, ठीक है। हमें केवल ये बताना था कि यहाँ कंसंट्रेशन पे क्यों डिपेंड कर रहा है, ये सारा प्रोसेस था। उसके बाद पता चला कि यहाँ कंसंट्रेशन पे हमारे पास डिपेंड कर रहा है, यानी कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, यानी जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी वहाँ पे एक दूसरे से टकराने की संभावना क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन फास्ट होगा, और हमारे पास जो भी केमिकल रिएक्शन होगी वो तेजी से आगे की तरफ प्रोसीड करेगी, हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन में जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है इसे क्या बोलते हैं, किस स्पीड से बन रहा है, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोला गया था ना। कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास चाहे हो पर यूनिट टाइम, चाहे रिएक्टेंट की बात करें या प्रोडक्ट साइड का भी कंसंट्रेशन ले सकते हैं, रिएक्टेंट साइड का, उसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास कंसंट्रेशन में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां से कह सकते हैं ना कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास, यहां से बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई किसके, कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन के। ये पहला पॉइंट हमारे पास किस पे डिपेंड करेगी, तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखेंगे वो आएगा हमारे पास किस पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। कहां से आया वो हमने बताया, सिर्फ किसी रेखा को कहां से आया, कैसे कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, ठीक। वो लिखना नहीं एग्जाम में, बस खाली हम इसके ध्यान रखना बोर्ड में, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है अगर पूछा जाता है, पहले डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे। कैसे डिपेंड करती है कि कंसंट्रेशन अगर हम इस चीज का बढ़ाएंगे तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक। ये चीज है। दूसरा हमारे पास पॉइंट है टेंपरेचर पे कैसे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेंपरेचर के। क्यों टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, देखो क्योंकि देखो हमने कहा कोलिजन से ही हमारे पास कंसंट्रेशन आया था ना, वहां से निकाले थे, यानी जितना ज्यादा कोलिजन हो रहा था हमारे पास उतना ही हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक। तो इसका अब टेंपरेचर बढ़ाने पे क्या होता है, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, ठीक, या वाटर मॉलिक्यूल कुछ भी ले लो, अगर इसको हम हीट करें, यहां से इसको हम गर्म करें, अगर यहाँ पर हम हीट दें इसको, ठीक, तो जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और जब इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, तो इनकी स्पीड क्या होगी, हमारे पास बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि हमारे पास मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, कोलिजन, जितना तेजी से मूव करेंगे उतना ज्यादा कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ कोलिजन हमारे पास जैसे जैसे बढ़ेगा उतना ही हमारे पास रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना यही तो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। इसका मतलब टेंपरेचर बढ़ाने के कोलिजन बढ़ रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास इंक्रीज कर रही है, इसलिए
हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट, या ना आप भी ऐसा ऑप्शन बना सकता है ना, क्या होगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या होगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, इसका प्रेशर की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास प्रेशर की भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे होती है देखते हैं भाई। एक हमारे पास जैसे सिलेंडर होता है, ठीक है, गैस सिलेंडर छोड़ो, यही हम बात करते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, ये हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक, अब पहले इसका वॉल्यूम इसमें मान लो हमारे पास 10 मॉलिक्यूल है गैस में, ठीक, 10 मॉलिक्यूल्स है इसमें। तो पहले इसके लिए घूमने के लिए कितनी सारी जगह है, तो एक दूसरे से टकराने की संभावना, टकराने की संभावना क्या होगी, थोड़ी बहुत इसमें क्या होगी, कम रहेगी। लेकिन हम क्या करें, अगर यहाँ पे पिस्टन लगा दें और इसको क्या करें, नीचे की तरफ प्रेस करें, तो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास नीचे की तरफ जाएगा, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, नीचे हमारे पास कंप्रेस होंगे, ये सब नजदीक नजदीक आ जाएंगे। तो इनमें क्या होगा, जितना कम स्पेस होगा इनके बीच में, इनमें क्या होगा, टकराने की जो टेंडेंसी है या टकराने की जो हमारे पास संभावना पॉसिबिलिटीज है वो क्या होगी, बढ़ जाएंगे। और यही तो हम अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि टकराएगा यानी कोलिजन जितना ज्यादा होगा, कोलिजन होगा तो हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में आसानी से कन्वर्ट होंगे, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट को प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हमारे पास प्रेशर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, उतना इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो समझते हैं, पहला हमने कहा कि कंसंट्रेशन में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा हमने बताया कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, जितना हमारे पास प्रेशर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास बढ़ेगा। फोर्थ हमारे पास इसमें डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, फोर्थ क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करेगा। ये कैसे, क्योंकि हमने देखा था कोलिजन हो रहा था, तो कोलिजन होने के लिए इफेक्टिव कोलिजन रिक्वायरमेंट था ना। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या था कि बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए था हमारे पास, ए बी हमने लिया था प्लस सी डी। अब ये एक दूसरे से टकराव हुए हैं, लेकिन टकराने का मतलब क्या कि ये इतना स्पीड से टकराने कि ये बॉन्ड ब्रेक हो सके कम से कम हमारे पास ना। अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास स्लो हो जाएगी। तो इसलिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट यानी हमारे पास जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, इसकी नेचर कैसा हमारे पास, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ के। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी तो कैसे डिपेंड करेगी, इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ में हमारे पास। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होगा, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके ना, इसके तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारे पास उसको ब्रेक होने में टाइम लगेगा। जितना टाइम लगेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, हमारे पास स्लो हो जाएगी हमारे पास। ही इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होने के लिए नेचर पे भी डिपेंड करेगा, उसकी बॉन्ड जो हमारे पास रिएक्टेंट उसका नेचर क्या है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। अगर हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। तो चार फैक्टर हमने बताए हैं, पांचवा भी होता है हमारे पास कैटलिस्ट। ठीक, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे, इट प्रोवाइड्स अल्टरनेट पाथ, इट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ, अल्टरनेट पाथ फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन को ये क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है कंप्रेशन के लिए। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी और इंक्रीज भी कर सकता है। तो इसके बारे में डिटेल में इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, वहां पे हमारे पास ये मिलता जा करके, जहां पे हम अच्छे से जानेंगे कि हमारे पास कैटलिस्ट
नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड फिफ्थ इज द कैटलिस्ट। 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये कि हमारे पास राइट द फैक्टर्स एट व्हिच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। ये 5 आपको लिखने आते हैं।